हेलो मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की पर चर्चा करेंगे। आइए वर्गीकरण के बारे में चर्चा करने से पहले कुछ वर्गीकरण का इतिहास हम लोग जान लें। मित्रों, आज लगभग 118 तत्वों की खोज हो गई है। इनमें से लगभग 90 तत्व तो धरती पर पाए गए हैं, वास्तव में उनको ढूंढ लिया गया है। बाकी तत्वों को वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में निर्मित करके उनके गुण धर्मों का अध्ययन किया है। एक प्रश्न होता है साथियों कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। वर्गीकरण कहीं भी केवल इन तत्वों का ही नहीं, कहीं भी वर्गीकरण अध्ययन की सुविधा के लिए किया जाता है। आप सोचिए कि 118 तत्व और फिर इनसे बने हुए यौगिकों के गुण धर्मों का अध्ययन करना हो तो ये काफ़ी कठिन होगा। इसलिए यदि हम ऐसा कर सकें कि जिन तत्वों के गुण एक जैसे हों उनको एक साथ, अलग हों फिर दूसरे जैसे हों, ऐसे हम अलग अलग समूहों में उन तत्वों को रख दें तो किसी एक तत्व के गुणों का अध्ययन कर लेंगे तो मोटे तौर पर बाकी उस समूह के बाकी जो तत्व होंगे उनके भी गुण धर्म हम जान जाएंगे। वर्गीकरण का यही उद्देश्य होता है कि अध्ययन की सुविधा के लिए, अध्ययन को क्रमबद्ध बनाने के लिए, व्यवस्थित बनाने के लिए वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा प्रश्न उठता है साथियों कि वर्गीकरण कैसे किया जाता है या वर्गीकरण किसे कहते हैं। आप देखिए, वर्गीकरण कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं। वर्गीकरण के लिए उस वस्तु, यहाँ पर तत्व हैं, तत्वों के किसी गुण धर्म के आधार पर उनको अलग अलग समूहों में रखा जाता है। एक उदाहरण लीजिए, एक विद्यालय के जो सभी विद्यार्थी हैं उनको हमें अलग अलग उद्देश्य, अलग अलग आधार बनाकर हम वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो कक्षा के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण, दूसरा हो जाएगा कि फैकल्टी, साइंस के अलग, कला के अलग, कॉमर्स के अलग, इस प्रकार फैकल्टीज के आधार पर उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। तीसरा यह हो सकता है कि बालक अलग, बालिकाएं अलग या अलग आधार हो गया, इस आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। फिर जो जातिगत समूह होता है जैसे सामान्य, ओबीसी, एससी, इस आधार पर पूरे विद्यार्थियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। तो वर्गीकरण का कोई ना कोई आधार होता है साथियों। तो इस आधार पर, उस आधार के अंतर्गत, उस परिभाषा के अंतर्गत जो आता है उसको उस समूह में रखा जाता है। यहाँ जो तत्व ज्ञात थे, लगभग 58 तत्व ज्ञात थे मेंडलीव के समय तक, और मेंडलीव से पहले के जो वैज्ञानिक हुए उन्होंने इन तत्वों को कुछ गुणों के आधार पर, उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर अलग अलग समूहों में रखने की प्रक्रिया सोची। और इस क्रम में सबसे पहले एक प्राउड का नाम आता है जिन्होंने 1815 में, चूँकि 1808 ईस्वी में ही डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत अपना प्रतिपादित कर दिया था, और उस आधार पर प्राउड ने यह मान लिया कि जो सभी तत्व हैं उनके परमाणु भार हाइड्रोजन के फलन होते हैं। हाइड्रोजन का न्यूनतम परमाणु भार 1 माना गया था, और इस आधार पर तो उनके गुण भी परमाणु भारों के अनुसार बदलते होंगे, लेकिन यह परिकल्पना आगे नहीं बढ़ सकी। फिर 1829 ईस्वी में डोबेराइनर कहें या डोबर्नियर कहें, अलग अलग पुस्तकों में नाम आता है, इन्होंने 3 तत्वों के ऐसे समूह बनाए। कुछ समूह इन्होंने निर्मित किया और उसमें देखा कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार दोनों छोरों पर स्थित तत्व के परमाणु भार का औसत था। यहाँ पर जो श्यामपट्ट पर हमने लिखा है साथियों, इसको देखिए,
यह डोबेराइनर का जो 1829 में इन्होंने त्रिक समूह बनाए थे, 5 समूहों को हमने लिखा है। ये तत्व है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये परमाणु भार है साथियों 7, सोडियम का 23। और इनको हम जोड़ें, किनारे के 2 तत्वों का जोड़ें तो यह बीच वाला औसत आ जाता है। देखिए हम देखें कि 7 धन 39/2 बराबर 39 1 40 और 46/2 यानी 23 आ गया। मध्य वाले तत्व का जो परमाणु भार है वह किनारे। ऐसे ही इसमें भी देखेंगे तो ये बेरिलियम का 9 है, मैग्नीशियम का 24, कैल्शियम का 40, यानी 9 + 40 को जोड़ दें बटे 2 कर दें तो यह 24 आएगा। 40 9 49 और यह तो 24.5 और जो लगभग बराबर